बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। टॉपिक कल से हमारा चल रहा है पोइटिक्स के वो चैप्टर वाइज वो तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो टेस्ट के हवाले से इंटरव्यू के हवाले से तैयार करने हैं। कल की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट 5 चैप्टर्स। आज की वीडियो में पहले हम उन्हीं फर्स्ट 5 चैप्टर्स को रिकैप करते हैं। चैप्टर 1 में एरिस्टोटल जो क्वेश्चन रेज करता है वो है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ गुड पोएम, और फिर हमें बताता है कि अच्छी पोएम के दो एलिमेंट्स हैं, प्लॉट, स्ट्रक्चर और द नंबर एंड टाइप ऑफ पार्ट्स। फिर वो 5 कैटेगरीज डिस्कस करता है। इन 5 कैटेगरीज को आप याद रख सकते हैं वर्ड ETCMD से। ETCMD क्या है? नंबर 1 एपिक पोइट्री, नंबर 2 ट्रेजेडी, नंबर 3 डायथ्रैम्बिक पोइट्री, नंबर 4 कॉमेडी, नंबर 5 म्यूजिक। फिर हमने कल डिस्कस किया था कि इन तमाम कैटेगरीज में कॉमन ट्रेट क्या है? इमिटेशन। और इन तमाम कैटेगरीज में कौन सी चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करती है? तो 3 चीजें हैं जी जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं इन 5 कैटेगरीज में, और ये है मीडियम ऑफ इमिटेशन, थिंग्स दैट आर इमिटेटेड एंड द वे द थिंग्स आर इमिटेटेड। चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था द ऑब्जेक्ट दैट आर्ट एम्स टू इमिटेट इज ह्यूमन इन एक्शन, यानी मकसद क्या है ड्रामे का कि ह्यूमन इन एक्शन को इमिटेट किया जाता है। चैप्टर 3 में है इस चीज को डिस्कस किया गया कि इमिटेशन का मैनर क्या है। तो कल हमने डिस्कस किए थे कि इमिटेशन के 3 मैनर्स हैं। नंबर 1 है एन ओमनिसेंट नरेटर, नंबर 2 द फर्स्ट पर्सन आई नरेटर, और नंबर 3 थर्ड पर्सन नरेटर। आप इसको डिटेल से कल की वीडियो में देख सकते हैं, या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है PPSC FPSC इंग्लिश लेक्चरशिप, तो वहाँ से आप ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 4 के रिकैप है जी सोर्स ऑफ पोइट्री क्या है? पोइट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम टू डीप ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स। दो इंसानी जबिल्लतों से पोइट्री पैदा होती है। पहला क्या है? द इंस्टिंक्ट फॉर इमिटेशन, और दूसरा है एंड द इंस्टिंक्ट फॉर हार्मनी एंड रिदम इंक्लूडिंग पोइटिक मीटर। चैप्टर 5 में हमें बताया गया कि व्हाट इज कॉमेडी। कॉमेडी क्या है? इमिटेशन ऑफ समथिंग दैट इज इम्परफेक्ट और अगली इन अ वे दैट डज नॉट कम्युनिकेट और क्रिएट पेन। इसकी डिटेल हम बड़ी अच्छी तरह से कल डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है पोइटिक्स के चैप्टर नंबर 6 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी, और ये चैप्टर है एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। आप इस डेफिनेशन को घोल के पी लें, तावीज़ बना के अपने पास रखें, ये आपको हर टेस्ट में, हर इंटरव्यू में लाजमी तौर पर काम आएगी। पहली जो 2 लाइन्स हैं, ही डिफाइंस ट्रेजेडी एज पोइट्री दैट कंसर्न सीरियस एक्शंस ऑफ अ सर्टेन ग्रेविटी। कि वो ट्रेजेडी को डिफाइन करता है एक ऐसी पोइट्री जिसका ताल्लुक है एक संजीदा एक्शन के साथ, यूजेस लैंग्वेज दैट इनकॉर्पोरेट्स हार्मनी, रिदम एंड सॉन्ग। और ट्रेजेडी में एक ऐसी लैंग्वेज यूज होती है जो क्रिएट करती है प्लॉट के अंदर हार्मनी, रिदम और सॉन्ग, एंड इज परफॉर्म्ड बाय एक्टर्स। और इसको परफॉर्म कौन करता है? एक्टर परफॉर्म करते हैं। ये तो है असल डेफिनेशन का खुलासा। असल डेफिनेशन को सादा अल्फाज में बयान किया गया। ये जो नीचे वाली लाइंस हैं ये पोएटिक्स की अपनी लाइन है। Tragedy then is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude। कि ट्रेजेडी जो है वो इमिटेशन है एक्शन का जो सीरियस है, मुकम्मल है, और अपने हुजम के एतबार से उसका एक खास हुजम है। हमने आगे चले इसको डिस्कस करते हैं। इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट। लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उस लैंग्वेज को सजाया गया है, एडॉर्न किया गया है आर्टिस्टिक क्वालिटीज के जरिए, फिगर ऑफ स्पीच के जरिए। The several kinds being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative। यानी ट्रेजेडी नरेशन नहीं हो सकती, ट्रेजेडी लाजमी तौर पर क्या है? एक्शन है। थ्रू पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस। और ये क्रिएट क्या करती है? पिटी एंड फियर, और फिर एंड में क्या हो जाता है? परगेशन हो जाती है। By language embellished, I mean language into which rhythm, harmony and song enter। लैंग्वेज एम्बेलिश से
मुराद क्या लेता है अरिस्टोटल? वो कहता है कि इससे मेरी मुराद है कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर क्या हो, रिदम हो, हार्मनी हो, सॉन्ग हो. By the several kinds is separate part, I mean that some parts are rendered through the medium of words alone, others again with the aid of song. यानी कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको आप नरेट कर सकते हैं विदाउट सॉन्ग, और कुछ ऐसे हैं जिनको आप विद सॉन्ग आप बयान करते हैं. फिर इसी चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 2017 के पेपर में इसमें से क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था. ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ 6 मेन एलिमेंट्स. 6 बड़े एलिमेंट्स पर ट्रेजेडी कंसिस्ट करती है, मुश्तमिल है. आप इनको याद कर सकते हैं CPD TSS, ठीक है, या TCS करके आगे इसको रिवर्स कर लें, वट एवर, जैसे भी. तो ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आप इन चीजों को ये आसान से ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं. कैरेक्टर नंबर 1, नंबर 2 प्लॉट, नंबर 3 डिक्शन, नंबर 4 थॉट, नंबर 5 स्पेक्टेकल एंड नंबर 6 सॉन्ग. ठीक है, कैरेक्टर, प्लॉट, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल, सॉन्ग. स्पेक्टेकल क्या है? एक्टिंग है. Aristotle argues that plot is central to tragedy. Character development is secondary. ये क्वेश्चन था कि अरिस्टोटल के नजदीक ट्रेजेडी के प्लॉट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है और लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है. ये 2 क्वेश्चन थे 2017 के पेपर में पोएटिक्स के इस चैप्टर में से. थॉट इंडिकेट्स द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क. थॉट से मुराद है कि फिक्री पहलू क्या है काम का. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मूवी देखी है इंडिया की मदारी इरफान खान की, जिसमें स्टोरी है कि एक पुल गिर जाता है और पता लगता है कि वो करप्शन के शिकार हुआ. उस पुल के लिए जो पैसे थे वो करप्शन की नजर हुए, और जो रिक्वायर्ड मटेरियल था वो उसमें यूज नहीं हुआ, तो उस पुल के गिरने से कुछ बच्चे मारे गए, जिसमें एक बच्चा इरफान खान का था. तो पूरी मूवी जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द घूमती है. ठीक है, एक फिक्र क्या है? करप्शन. तो ये एक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पूरी मूवी में घूमता है. और फिर आप उसकी एंडिंग देख, अगर आपने वो मूवी देखी है तो उसकी एंडिंग देखिए कि कैसे वो गैस का एक सिलेंडर और एक पिस्टल रख के और मजबूर करता है कि जब वो गवर्नर जाता है मुज़ाकरात के लिए तो उस सारी कार्रवाई को, सारी प्रोसीडिंग को लाइव दिखाया जाए. डिक्शन, द ऑर्डर एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स. डिक्शन से मुराद है लफाजी. आप अल्फाज को किस तरह से तरतीब देते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखिए एक आम सी बात को, एक आम से डायलॉग को जब एक कैरेक्टर बोलता है तो वो अपने एक स्टाइल में बोलता है और फिर वो एक कैची फ्रेज बन जाता है. फिर वो आपको गली मोहल्ले के बच्चे इमिटेट करते हुए नजर आते हैं. तो डिक्शन क्या होनी चाहिए? बहुत पावरफुल होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए कि पीके मूवी आप सबने देखी होगी, तो पीके में डिक्शन को जिस तरह से अरेंज किया गया और जो मीनिंग कन्वे किया गया, पीके से मुराद क्या लिया गया? हिला हुआ, पी के आया हुआ, नशे में धुत, ठीक है, एबनॉर्मल. लेकिन आप देखिए कि इस सारे मीनिंग को डिक्शन के साथ, कैरेक्टर को जोड़ के, इमेजरी को जोड़ के, सिंबोलिज्म को जोड़ के, स्पेक्टेकल को जोड़ के कितने जबरदस्त अंदाज में बयान किया गया. तो अब हम अगर वैसी कुछ सिचुएशन बयान करना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं? पीके भाई. इसी तरह से एक और मूवी आपने यकीनन देखी होगी, OMG. तो उसके बाद पता लगा कि रॉन्ग नंबर. अब कोई अगर मजहबी बंदा एक ऐसी बात कर रहा हो जो फितरत के खिलाफ है या जो उसने खुद से घड़ी हुई है, तो हम क्या कहते हैं? ये रॉन्ग नंबर है. तो ये पावर है डिक्शन की, ये पावर है ऑर्डर एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स की. तो ट्रेजेडी वही अच्छी होगी जिसमें इसको आसान लफ्जों में आप यूं समझिए, आप एक मूवी देखते हैं और आप कहते हैं क्या कमाल के डायलॉग हैं. पाकिस्तानी ड्रामा आप सबने देखा होगा, मेरे पास तुम हो. तो मेरे पास तुम हो कि जो अगर आप उसको स्टाइलिस्टिकली एनालाइज करें तो जहाँ पे कैरेक्टर्स की अपनी एक एक्टिंग थी या एक्टर्स की अपनी फिजिकल फीचर्स या खूबसूरती, आप जो भी उसको नाम दे, वो थी, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल खलीलुर रहमान के लिखे हुए डायलॉग थे,
जिसने मेरे पास तुम हो को बहुत ऊपर पहुंचा दिया, तो इट इज ऑलवेज देयर। फिर है जी स्पेक्टेकल, एक्टर्स और एक्टिंग। इससे मुराद है, स्पेक्टेकल से मुराद है एक्टर्स और उनकी एक्टिंग। हैज द पावर टू इंसाइट इमोशन, बट अरिस्टोटल कंसिडर्ड इट द लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर आपका थॉट पावरफुल है, अगर आपकी डिक्शन पावरफुल है, तो फिर बाकी चीजें क्या है, सेकेंडरी हैं। यानी अगर आपका प्लॉट जबरदस्त है, तो एक जबरदस्त प्लॉट के साथ एक कमजोर बंदा भी उसमें निकल जाता है, एक कमजोर अदाकार भी उसमें निकल जाता है। लेकिन अगर प्लॉट अच्छा नहीं होगा, आप देखिए कॉमेडी मूवीज में आपको समटाइम बहुत गैर मारूफ किस्म के कैरेक्टर्स नजर आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो। अदरवाइज जो ब्लॉकबस्टर मूवीज है उसमें आपको 4-5 गिने चुने चेहरे नजर आते हैं। ठीक है, तो अगर आपका प्लॉट बड़ा जानदार है, अब मैं जनरल बात कर रहा हूं, सिर्फ ट्रेजेडी की बात नहीं कर रहा, कॉमेडी में या ट्रेजेडी में अगर आपका प्लॉट बड़ा जानदार है, तो फिर आप देखिए कि ब्लॉकबस्टर बनती। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हम ट्रेजेडी में लें तो बाहुबली को आप लें, साउथ इंडियन मूवी है लेकिन कमाल की मूवी है, जिसने बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया। तो यहाँ पे अरिस्टोटल की बात सच लगती है कि स्पेक्टेकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, थॉट एंड डिक्शन, यानी आपका ट्रेजिक प्लॉट। आई होप के पॉइंट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया आपको। चैप्टर 7 में अरिस्टोटल हमें बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजिक प्लॉट क्या होता है। तो कहते हैं कि ट्रेजिक प्लॉट के लाजमी तौर पर 3 हिस्से होने चाहिए। द प्लॉट मस्ट हैव अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, ईच पार्ट नेचुरली काजिंग और फॉलोइंग द प्रीवियस। यानी पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि ट्रेजेडी के प्लॉट के 3 हिस्से होने चाहिए, बिगिनिंग, मिडल और एंड। दूसरी बात क्या है कि हमें ये लगे कि बिगिनिंग से कशीद हो रहा है मिडल, और मिडल से हम आगे बढ़ रहे हैं एंड की तरफ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दीवार की ईंटें आपस में जुड़ी हुई हैं, एक लगने के बाद दूसरी लगेगी तो गैप फिल होगा। अगर आप एक ईंट लगाएं और एक खाली छोड़ दें, फिर लगाएं, फिर 2 खाली छोड़ दें, फिर लगाएं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ट्रेजेडी के प्लॉट में लाजमी तौर पर बिगनिंग, मिडल और एंड होगा। यही वजह है जब आपने डॉक्टर फास्टस पढ़ा होगा मार्लो का, तो उसमें ट्रेजेडी के लिहाज से खामी क्या है, प्लॉट में खामी है। और वो खामी क्या है कि उसकी बिगनिंग है, उसका एंड है, उसकी मिडल नहीं है। एज कंपेयर टू इडिपस रेक्स, यहाँ पे आपको बिगनिंग भी नजर आती है, मिडल भी मिलता है, एंड भी मिलता है। डॉक्टर फास्टस में मिडल नहीं है। ठीक है, अरिस्टोटल सजेस्ट दैट अ प्लॉट गेन्स एडिक्वेट ग्रेविटी थ्रू लेंथ। वो ये भी कहता है कि प्लॉट को लेंथी होना चाहिए। फिर नीचे वो कहता है कि प्लॉट को इतना भी लेंथी नहीं होना चाहिए कि यूनिटी ऑफ एक्शन खत्म हो जाए, प्लॉट ऑर्गेनिक ना रहे, प्लॉट कोहेरेंट ना रहे। ठीक है, तो उसे एक कंसीडरेबल लेंथ में होना चाहिए, लेकिन वो लेंथ इतनी हो कि उससे गैर जरूरी चीजें जो हैं वो निकाल बाहर की गई हों। द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी शुड बी लॉन्ग बट हैव अ क्लियर शेप एंड अ सेंस ऑफ होलनेस। एक इकाई भी हमें लगे, प्लॉट अगरचे लंबा हो लेकिन आपको क्या लगे, एक इकाई भी लगे। आपने नॉवल पढ़ा होगा द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ठीक है, तो प्लॉट अगरचे कितना ही लंबा है, लेकिन कहानी एक ही है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो 2 कैरेक्टर्स के गिर्द ही घूमता है, दैट इज द फीमेल प्रोटैगनिस्ट एंड द मेल प्रोटैगनिस्ट। He argues that a small thing or short plot is not notable, but something that is too large to see the shape of is also problematic. वो कहते हैं कि अगर छोटा प्लाट है तो चलें फिर भी शायद काम चल जाए, लेकिन अगर एक प्लाट इतना लंबा हो गया है कि उसकी शेप को समझना मुश्किल है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर बात बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, फिर समझ नहीं आएंगी चीजें। चैप्टर 8 है यूनिटी ऑफ प्लॉट। चैप्टर 7 की बात को आगे बढ़ाते हुए कि प्लॉट को कितना लेंथी होना चाहिए और कितना शॉर्ट होना चाहिए, इस बात को बड़ी वजाहत के साथ अरिस्टोटल बयान करता है चैप्टर नंबर 8 में। द ट्रेजिक प्लॉट मस्ट बी बिल्ट अराउंड अ सिंगल मेन एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है कि प्लॉट आपका जितना भी लंबा हो, लेकिन उसमें एक सेंट्रल एक्शन होगा, एक सेंट्रल कैरेक्टर या इवेंट के गिर्द पूरा प्लॉट घूमेगा, और बाकी सारे डेवलपिंग इवेंट्स होंगे जो उस एक पॉइंट को, उस एक रेकरेंट थीम को डेवलप करेंगे। Only those actions of the protagonist that are relevant to the main thread of the plot should be included, कि सिर्फ वो एक्शन इंक्लूड किए जाएं
प्लॉट में जो प्रोटैगनिस्ट से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। अगर नहीं करते तो फिर उनको नहीं होना चाहिए। इफ एक्शंस और इवेंट्स डू नॉट मेक एन इम्पैक्ट बाय देयर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फ्रॉम द प्लॉट, कि अगर एक्शन और इवेंट्स ऐसे हैं कि उनको प्लॉट में डालने या निकालने से कोई फर्क ना पड़े, देन दोज एक्शंस आर अननेसेसरी। तो फिर वो एक्शन क्या है? अननेसेसरी है। एग्जाम्पल टेक्स्ट में उसने दी है होमर की। होमर डिड नॉट इंक्लूड ऑल द एडवेंचर्स ऑफ ओडिसियस इन द ओडिसी, कि ओडिसी का जो हीरो है ओडिसियस, उसके जितने भी सारे एडवेंचर हैं होमर ने इस एपिक पोएम में वो सारे इंक्लूड नहीं किए। ठीक है, ओडिसी में वो सारे इंक्लूड नहीं किए, सिर्फ वो इंक्लूड किए जो सेंट्रल एक्शन, मेन थ्रेड, मेन स्ट्रैंड से जो है, मेन स्ट्रैंड से जो बिलोंग करते हैं, ताकि यूनिटी ऑफ एक्शन बाकी रहे। चैप्टर नंबर 9 है व्हाट इज द पोएट्स जॉब, कि जो लिखारी है उसकी जॉब क्या है? टू राइट अबाउट व्हाट मे हैपन, नॉट व्हाट हैज हैपेंड ऑलरेडी। कहते पोएट का काम क्या है? कि उस चीज पर लिखे जो वकूअ पजीर हो सकती है, उस चीज पर ना लिखे जो वकूअ पजीर हो चुकी है, क्योंकि जो चीज वकूअ पजीर हो चुकी है उस पर लिखना पोएट का काम नहीं है। उस पर लिखना किसका काम है? उस पर लिखना काम है हिस्टोरियन का। पोएट्री देयरफॉर इज अ मोर फिलोसॉफिकल एंड अ हायर थिंग देन हिस्ट्री। ये पोएटिक्स की टेक्स्ट की लाइन है। फॉर पोएट्री टेंड्स टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल, हिस्ट्री द पर्टिकुलर। अब यहाँ पे फर्क समझाता है कि क्या फर्क है एक पोएट के काम में और एक हिस्टोरियन के काम में। इसको आगे भी डिस्कस किया है बड़ी डिटेल के साथ अरिस्टोटल ने। वो कहता है कि पोइट्री क्या चीज है? पोइट्री इसलिए बड़ी फिलोसफिकल चीज है हिस्ट्री के एतबार से, क्योंकि पोइट्री जो चीज एक्सप्रेस करती है दैट इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल। हिस्ट्री क्या है? पर्टिकुलर है, वो किसी एक बंदे के मुतालिक है, वो किसी एक तहजीब के मुतालिक है, वो किसी एक इलाके, किसी एक मुल्क, किसी एक शहर, किसी एक बादशाह, किसी एक बंदे के मुतालिक है। लेकिन पोएट जो कुछ लिखेगा, क्योंकि वो लिख रहा है आने वाले जमाने के बारे में, व्हाट मे हैपन, तो वो क्या होगा? दैट विल बी यूनिवर्सल। डिफरेंस बिटवीन द प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इसके साथ अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में वो है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी के प्लॉट में फर्क क्या है। कॉमेडी माइट इन्वेंट कैरेक्टर्स एज वेल एज प्लॉट, कि कॉमेडी के जो कैरेक्टर है वो इन्वेंट किए जा सकते हैं, इवन पूरे का पूरा प्लॉट इन्वेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, ये जो आप टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हो, खबरयार है, सियासी थिएटर है, या हम सब उम्मीद से हैं, या खबरनाक है, या ये जो अजीजी का प्रोग्राम है, तो ये सारे क्या हैं? ये इन्वेंटेड प्लॉट हैं। ये रूटीन से बिल्कुल हटके हैं कि आपने ऑडियंस सामने बिठाई हुई है, आपका सेट जो है वो किसी टॉक शो की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअली इट इज अ कॉमेडी। और फिर आप इसमें देखिए, आप रिलीजन को भी डिस्कस कर रहे हैं, आप इसमें करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, आप इसमें पॉलिटिक्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी, जुडिशरी को भी, एग्जेक्टिव को भी, पार्लियामेंट को भी। तो ये है कॉमेडी में यू कैन इन्वेंट। Tragedy usually uses the name of real people to give credibility and weight to the story. कहते ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी यूज करती है रियल पीपल के नाम, हकीकी लोगों के नाम यूज करती है, ताकि क्या दिया जा सके? क्रेडिबिलिटी दी जा सके उस वाक्य को, उस इवेंट को, उस थीम को, एंड वेट टू द स्टोरी, और कहानी में जो है वो वेट उसको दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ी है तो इस बात को समझना बड़ा आसान है। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 गुलिस्तान सादी। पहली हिकायत क्या है? कि एक गुलाम और एक बादशाह जा रहे थे। वहां पर देखिए कि उसने क्या किया है, ना गुलाम को आइडेंटिफाई किया, सिर्फ इतना कि वो पर्शियन है, ईरानी गुलाम है। बादशाह को नहीं आइडेंटिफाई किया कि वो कैसा है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड हिकायत है उसमें बात शुरू ही कहां से होती है कि किंग ऑफ पर्शिया फेमस फॉर हिज जस्टिस, नौशेरवा फेमस फॉर हिज जस्टिस। तो वहां पे वेट पैदा करने के लिए, क्रेडिबिलिटी पैदा करने के लिए क्या किया गया है? नाम यूज किया गया है। तो अरिस्टोटल क्या कहता है कि जब ट्रेजेडी में आप प्लॉजिबिलिटी लाना चाहते हैं, क्रेडिबिलिटी लाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप रियल पीपल के नेम यूज करेंगे, ताकि आपकी कहानी में क्या हो? वजन हो, प्लॉजिबल हो, पॉसिबल लगे।
फिर आगे कहते हैं कि एरिस्टोटल एम्फेसाइजेस द क्रिएशन ऑफ प्लॉट ओवर द यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, वो कहते हैं कि प्लॉट ऑर्गेनिक होगा, प्लॉट जानदार होगा तो लैंग्वेज बाद में आती है। एज द पोएट्स जॉब इज टू इमिटेट एक्शन, क्योंकि पोएट का काम क्या है, एक्शन को इमिटेट करना। द पोएट एंड द हिस्टोरियन हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंट जॉब। द पोएट राइट्स अबाउट द यूनिवर्सल एंड द हिस्टोरियन फोकस इज द स्पेसिफिक। यहाँ पे टेक्स्ट में एग्जांपल है हेरोडोटस की, कि वो हिस्टोरियन था। हेरोडोटस जो है ये अरिस्टोटल से 100 साल पहले का बंदा था, 1 सदी पहले का है। तो इसने स्पेसिफिकली अपने ज़माने की हिस्ट्री के मुतालिक लिखा। लेकिन अरिस्टोटल कहता है कि पोएट का ये काम नहीं है कि जो वकूअ पजीर हो चुका उस पर लिखे, बल्कि पोएट का काम क्या है, उस पर लिखे जो वकूअ पजीर होने वाला है। ट्रेजिक प्लॉट के बाद हमें बताता है कि उसके ट्रेट, मजीद उसकी खूबियां क्या होनी चाहिए। ट्रेट्स ऑफ अ गुड प्लॉट। अरिस्टोटल आल्सो इंसिस्ट दैट प्लॉट शुड नॉट बी एपिसोडिक, किस्तों वाला ना हो, टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। एज एपिसोड्स आर नॉट कनेक्टेड बाय ऑर्गेनिक कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि जो किस्तें होती हैं, जो टुकड़े होते हैं, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जस्टिफाई नहीं करते। आपका प्लॉट क्या हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ जुड़ा हुआ हो, आपको लगे कि चीजें एक तसलसल के साथ डेवलप हो रही हैं। ठीक है, इडिपस को ज़हन में लाइए, पत्थर मारता है, ठीक है, बंदा मर जाता है, आगे आके क्या करता है, स्फिंक्स के क्वेश्चन को, रिडल को आंसर करता है, किंग बन जाता है। और जब फिर उसको दोबारा उसको इंटेरोगेट किया जाता है तो फिर कड़ी से कड़ी मिलती जाती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बड़ा समझ में आता है। और पूरी ट्रेजेडी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ड्रामा पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती है कि कहां पर ह्यूबरस हुआ है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्राइम। आगे कहता है प्लॉट शुड इवोक सरप्राइज एंड इमोशन इन द रीडर, वही पिटी एंड फियर वाला है। ये नीचे वाली जो लाइन है रेड कलर में बारीक फॉन्ट वाली, ये टेक्स्ट की अपनी लाइन है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आई होप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद है प्लॉट की टाइप्स कितनी होती हैं। तो प्लॉट्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्लॉट क्या है, सादा प्लॉट क्या है। अ सिंपल प्लॉट इज डिफाइंड एज अ प्लॉट इन विच द चेंज ऑफ फॉर्चून टेक्स प्लेस विदाउट रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन एंड विदाउट रिकग्निशन। सादा प्लॉट में रिवर्सल या रिकग्निशन नहीं होती, और कॉम्प्लेक्स प्लॉट में लाजमी तौर पर क्या होगा, रिवर्सल भी होगी, रिकग्निशन भी होगी, या कम से कम दोनों में से कोई एक चीज लाजमी होगी। अब ये रिवर्सल या रिकग्निशन है क्या, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। A complex action is one in which the change is accompanied by such reversals or by recognition or by both. Complex plot क्या है, या उसमें रिवर्सल हो या रिकग्निशन हो या दोनों चीजें हों। ठीक है, तो आगे आप देखिए कि इसमें जो एक्चुअल टेक्स्ट की लाइन है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दी है कि रिवर्सल द टर्निंग पॉइंट इन अ ड्रामा आफ्टर विच द प्लॉट मूव्स स्टेडीली टू इट्स कंक्लूजन। ड्रामे का वो टर्निंग पॉइंट जिसके बाद प्लॉट क्या है, बतदरीज अपने अख्ताम की तरफ पहुंचता है, यानी रेजोल्यूशन की तरफ पहुंचता है। इट इज डिस्कस्ड बाय अरिस्टोटल इन द पोएटिक्स एज द शिफ्ट ऑफ द ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट फॉर्चून फ्रॉम गुड टू बैड। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया अच्छे से बुरे की तरफ। आप जहन में लाइए एडिपस को, जहाँ पे सारे उसको कहते हैं कि भाई अल्लाह का वास्ता है इस तफ्तीश में और ना पढ़ो, वो कहता है नहीं, क्लियर होगा सब कुछ। और फिर जब क्लियर होने लगता है तो फिर समझ में आती है कि गुड से बैड कैसे हो गया, प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी में कैसे चला गया, विच इज इसेंशियल टू द प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी। और ये जो गुड टू बैड तक का सफर है, फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, ये क्या है, ये लाजमी फीचर है ट्रेजिक प्लॉट का। चैप्टर 11 में मजीद इलेबोरेट करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सल ऑफ सिचुएशन एंड रिकग्निशन। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन क्या है, is a device wherein the plot flips around to the opposite of its initial path. Recognition occurs when the central character experiences a reversal in knowledge or emotion. For instance, when the protagonist experiences a shift from hate to love. Combined reversal and recognition usually inspire pity or fear. कि रिवर्सल और रिकग्निशन जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर क्या आता है, पिटी और फियर इन द ऑडियंस एंड आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सरप्राइज। एडिपस की एग्जांपल बड़ी फिट आती है कि जब रिवर्सल होती है तो फिर हेट टू लव, वो जो इसे कहते थे
आप देखिए कि डिक्शन बड़ी पावरफुल है एडिपस की। जब सीन ओपन होता है एक्सपोजिशन में, तो वो थीव्स के लोगों को कहता है माई चिल्ड्रन, माई पीपल। और फिर जब उन्हीं लोगों को पता चलता है जिनको वो अपने बच्चे कहता है, अपनी आवाम को, अपनी रियाया को, जब उन्हें पता चलता है कि हुब्रस का जिम्मेदार एडिपस खुद है, तो फिर वो लोग जो इस पे मर मिटने के लिए तैयार थे, वही इससे नफरत करते हैं। तो ये सफर है हेट टू लव, फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। Aristotle briefly mentions a third part of the plot which he calls the scene of suffering. This is a scene that portrays destruction or pain such as a scene of physical violence or death. जैसे एडिपस जो है वो अपने आप को, वो अपनी मदर के ब्रूच से अपनी आंखों को अंधा कर लेता है। सो दैट इज द सीन ऑफ सफरिंग। यहाँ तक हुआ जी हमारा आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स की हम डिस्कशन करेंगे, उसके बुलेट पॉइंट्स देखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके टेस्ट के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से मेरी वीडियोस की ये जो सीरीज़ है, ये इंतहाई मुफीद साबित होगी, इंतहाई यूज़फुल होगी। थैंक यू सो मच।